वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें ये तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम शुरुआती कांग्रेस में जो उदारवादी एवं उग्रवादी समूह थे, जिन्हें नरम दल और गरम दल के रूप में भी जाना जाता है, उन्हीं को समझेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कांग्रेस के उदारवादी राजनीतिक चरण की, जो कि नरम दल से संबंधित था। तो कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व हो गया और इस तरह कांग्रेस शुरुआत में भारत के शिक्षित और अभिजात वर्ग के लोगों की एक संस्था थी। परंतु उस समय भारत की अधिकतर आबादी जो थी वो गरीब और अशिक्षित थी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय ये सही मायने में भारत की प्रतिनिधि सभा नहीं थी। तो ये जो उदारवादी नेता थे या फिर जो नरम दल था, उसमें थे गोपाल कृष्ण गोखले, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नारोजी। ठीक है, ये सब नरम राष्ट्रीयता के पोषक थे और विनम्र शब्दों में सरकारी कार्यों की आलोचना कर उनमें सुधार का सुझाव देते थे। बहुत ही विनम्र शब्दों में सरकार की आलोचना करते थे और प्रारंभ में कांग्रेस का लक्ष्य जो था वो भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना नहीं था, या फिर यूं कहो कि ये जो उदारवादी नेता थे, इनका कहीं भी लक्ष्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना नहीं था। साथ ही सरकार के प्रति किसी प्रकार के विद्रोह का भी लक्ष्य नहीं रखते थे। इसलिए भारतीय तथा अंग्रेजी कर्मचारी भी इनके कार्यों में भाग लेते थे और ये जो उदारवादी नेता थे, इन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में गहरा विश्वास था। ठीक है, तो उदारवादी युग में कांग्रेस की मुख्य राजनीतिक मांगे क्या थी, उनकी बात करें तो इनकी मुख्य मांगे थी प्रशासनिक सुधार हो, केंद्रीय तथा प्रांतीय धारा सभाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि लाई जाए। धारा सभा यानी जो विधानसभा से आप रिलेट इसे कर सकते हो। और इसके अलावा परिषद में तथा उच्च नौकरियों जैसे सिविल सेवा में भारतीयों को स्थान मिले। शस्त्र कानून में संशोधन लाया जाए और शासन के व्यय में कमी की जाए आदि, ये इनकी मुख्य मांगे थी कांग्रेस के उदारवादी राजनीतिक चरण की। उदारवादी राजनीति की उपलब्धि की बात करें तो कोई विशेष सफलता इनकी नहीं थी, फिर भी कुछ उल्लेखनीय है। जैसे प्रारंभिक चरण में इन्होंने भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से परिचित करवाया था। इसके अलावा आंदोलन का जो प्रथम चरण था, दादा भाई नारोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत और जस्टिस एमजी रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने, साथ ही जो आरसी दत्त थे या रमेश चंद्र दत्त थे, उनके द्वारा लिखी गई भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक जो थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनके कारण इसे आर्थिक राष्ट्रीयवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनके कारण ही ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण आर्थिक राष्ट्रीयवादी युग के नाम से भी जाना गया। ठीक है, उदारवादी राजनीति की कमियों की बात करें कि क्या इनकी कमियां थी या क्या इनकी सीमाएं थी, तो उदारवादी नेताओं की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति मिथ्या धारणा थी कि वे अंग्रेजों पर अधिक विश्वास करते थे तथा उनकी शासन प्रक्रिया को सबसे अच्छी मानते थे। लेकिन वे भूल गए थे कि ब्रिटिश सरकार का मूल उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण और राजनीतिक पराधीनता है। इसके अलावा जनता में पैठ न होने और साथ ही जनता की शक्ति में विश्वास न होने के कारण भी ये जन आंदोलन को जन्म देने में असफल रहे, जिससे कुछ समय पश्चात ही कांग्रेस में नए वर्ग का उदय हुआ जो उग्रवादी नेता या गरम दल के रूप में जाने गए। तो अब बात करते हैं कांग्रेस के उग्रवादी चरण की, या फिर जिसमें गरम दल का उदय हुआ। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी आते आते भारतीय राष्ट्रीय जीवन में नई भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ और कांग्रेस के युवा वर्ग के नेताओं में जो उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की नीतियां थी, उनके प्रति आस्था नहीं रही कि हम ब्रिटिश शासन से अपनी मांगे वैधानिक रूप से मांगेंगे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे, कोई विद्रोह नहीं करेंगे, तो उसमें उनकी आस्था नहीं थी। लाला लाजपत राय का कहना था कि भारतीयों को भिखारी बने रहने में ही संतोष नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें अंग्रेजों की कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने तो यहां तक कहा कि मांगने से कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार कांग्रेस में दो दल बन गए, एक नरम दल जो कि उदारवादी नेता थे, जिनके बारे में अभी बताया, जो बड़ी नम्रता से ब्रिटिश शासन से अपनी मांगे मनवाना चाहते थे, और इनमें शामिल थे फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले, दादा भाई नरोजी। ठीक है, और दूसरा दल था गरम दल जो कि युवा एवं उग्र स्वभाव के नेता थे, जिन्हें उदारवादियों की भिक्षा के रूप में अपनी मांगे मनवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। और गरम दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल। ठीक है, लाल यानी लाला लाजपत राय,
बाल यानी बाल गंगाधर तिलक एवं पाल यानी विपिन चंद्र पाल। तो ये गरम दल के या उग्रवाद कांग्रेस के उग्रवादी समूह के प्रमुख नेता थे। तो कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं या गरम दल की कार्य प्रणाली की बात करें, ये उदारवादियों की तरह संवैधानिक तरीके में विश्वास नहीं करते थे। उग्रवादियों का विश्वास था कि प्रार्थना पत्र देने या भाषणबाजी करने और प्रस्ताव पास करने से स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत करना होगा और इस प्रकार इन्होंने जन आधार बढ़ाना शुरू किया। इन्होंने भारतीयों के हृदय से इस बात को भी निकालने का प्रयास किया कि अंग्रेज जो है वो सर्वशक्तिमान नहीं है, बल्कि इन्हें भारत से भगाया जा सकता है। इन्होंने अपने कार्यक्रम में बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग जैसी नीति अपनाई और साथ ही इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर भी जोर दिया था। इनके प्रमुख उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था, जिसके लिए तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ये थे कांग्रेस के नरम दल यानी उदारवादी नेता एवं गरम दल यानी उग्रवादी नेता। अब हम बात करते हैं सूरत की फूट की, या फिर जिसे हम सूरत विभाजन भी कहते हैं, उसके बारे में। तो ये 1907 में घटित हुआ था, लेकिन इससे पहले एक और मुख्य घटना हुई थी, वो था बंगाल विभाजन, जिसे बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। ये 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो उस समय वायसराय थे, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो इन दोनों को हम, ये जो दोनों टॉपिक है, बंग भंग योजना या बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, इनको हम अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और यहां बात करेंगे तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें हम सिर्फ कांग्रेस के नरम दल, गरम दल और जो सूरत की फूट थी उसे ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष के पद को लेकर नरम दल एवं गरम दल के नेताओं में विवाद उत्पन्न हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ कि दादा भाई नौरोजी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष के लिए चुनकर विवाद को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इस अधिवेशन में उग्रवादियों की या फिर गरम दल के नेताओं की एक जीत हुई कि इन्होंने अपने 4 प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पास करा लिए, जो थे स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन से संबंधित। ठीक है, और इसी अधिवेशन में यानी कलकत्ता अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। इसके बाद 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो नागपुर में होना था, जिसे उग्रवादी नेताओं का गढ़ माना जाता था। ठीक है, यानी कि नागपुर को जो है गरम दल के नेताओं का गढ़ माना जाता था। इसलिए अंतिम समय में गोखले मेहता गुट ने अधिवेशन हेतु सूरत को चुन लिया। ठीक है, इस अधिवेशन में जो गरम दल के नेता थे या उग्रवादी समूह थे, वो चाहते थे कि जो अध्यक्ष होगा इस अधिवेशन का वो बाल गंगाधर तिलक होगा। ठीक है, वो तिलक को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उदारवादियों ने अपने बहुमत से रासबिहारी घोष को सभापति निर्वाचित किया, जिससे अध्यक्ष के भाषण से पहले ही हंगामा हो गया और अधिवेशन स्थगित करना पड़ा। इस प्रकार 1907 का सूरत विभाजन प्रतिफलित हुआ और उग्र राष्ट्रवादी या जो गरम दल के नेता थे वो कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है, तो ये थी गरम दल और नरम दल के बारे में पूरी जानकारी, और इनका ये कांग्रेस से किस प्रकार इनका विभाजन हुआ, किस प्रकार गरम दल के नेता या उग्रवादी समूह के नेता कांग्रेस से अलग हो गए, उसके बारे में। इसके बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसके बारे में भी आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे, जिससे वापस कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ठीक है, और कांग्रेस ने अपना विस्तार किया था। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन की इस श्रृंखला की अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।